जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विद एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के वायरल क्वेश्चन 7 अप्रैल 2022 को, जी हां, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जैक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 में दे रहे हैं, 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा और इसी तरह के 6 वीडियो हम कराऊंगा। अगर आप टोटली इसको कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 30 से प्लस मार्क्स जरूर आएंगे टर्म 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि वो भी जरूर पढ़ पाएंगे। और हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए देखते हैं सोशल साइंस 7 अप्रैल की परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति डियर स्टूडेंट्स 1789 ईस्वी में हुई। अगर हम इसके डेट की बात करें तो ये डेट थी 14 जुलाई 1789। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरी लगनता से और मेहनत से देखिएगा, शिद्दत से पूरी देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे। याद रखिएगा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना, प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेजनी होगा और कभी कभी ये मेजनी की जगह पे मैथ्सनी भी लिखा रहेगा। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैथ्सनी या फिर मेजनी ने की। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, कंप्लीट कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1870। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन को देखकर मत जज कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन यहाँ से उठाएं, ये क्वेश्चन मॉडल सेट का है तो ये क्वेश्चन इस बुक से लिए। ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा। जो भी क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ से भी लिया गया है, उनको छोड़िए और आप 100% पर फोकस कर दीजिए। आपका 5 वीडियो अगर हम आप कर लेते हैं तो 5 में से आपको 30 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे टर्म 1 के एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुल्क संघ ज़ेलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो शुल्क संघ ज़ेलवेराइन की स्थापना परसा के कहने पर की गई। किसके कहने पर? तो परसा के पहल पर की गई। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो उनका जो सही विकल्प हो जाएगा होगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को केसर-ए हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, सीमांत गांधी कहा जाता था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था प्यारे बच्चों? इनका जो सही विकल्प होगा वो होगा अब्दुल गफ्फर खान। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 विकल्प होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने?
दो विकल्प होते हैं, और सॉरी 2 प्रकार होते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या पशुचारण? आप अपने में इसका आंसर बोलने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि हम आपको प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? तो इनका सही विकल्प होगा गहन सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण, गहन सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण पंजाब में पाया जाता था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? इनका सही विकल्प हो जाएगा 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में किया गया, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पाई जाती है और पाई जाती है, स्पीड में आप कहीं गलती ना कर जाएं। तो किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, राजस्थान में मुख्य रूप से काली मृदा नहीं पाई जाती है। अगला है, इनमें से कौन से टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो कौन से टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 16वां नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में की गई। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका जेरोक्स करा कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आप उनके मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां। तो इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कहते हैं या इल्तुतमिश भी बोल सकते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश बोलते हैं इसको। इल्तुतमिश ने करवाया 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट जल सप्लाई हौज का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य की जगह कथन लिख सकता है, वाक्य लिख सकता है? ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि आपका अभी परीक्षा का टाइम बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप इधर उधर ना भटकें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मॉडल सेट पढ़ें, जो भी बुक्स लिए उनको रीड करें, और हाँ, हम जो देंगे आपको गारंटी हो वो पढ़ लें तो आपका 30+ आएगा। और ये न मत कीजिए कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं 10 मिनट ये वीडियो देख लिए, 2 मिनट वो वीडियो देख लिए, 5 मिनट ये वीडियो देख लिए, 4 मिनट ये वीडियो देख लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखें, जिनका भी वीडियो देखें एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको जो नॉलेज वहाँ पे मिल रही है, जो भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, यहाँ पे तो आपको समझाई नहीं जाएगी। फिलहाल में इतना टाइम ही नहीं है और सबको समझने का भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है उनको कराई जा रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको रीड कर लेना, समझ लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन या वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? कौन सा तर्क नहीं है? 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्यारे बच्चों 19 का होगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो इन पर इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ये नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है।
अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इनका जो सही विकल्प हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, इनका जो सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसका जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इनका राइट आंसर हो जाएगा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। राइट आंसर गौ नंबर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर नहीं होगा। एक्चुअली कहा गया कि दिया गया तर्क इनके पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। मैं बोलूं कि आपने कोई लड़ाई की, सिंपल सा सोचिएगा, 1 सेकंड का टाइम लेंगे। आपने बोलूंगा कि लड़ाई की, आपके मित्र देखे, उनके दोस्त आपके देख लिए लड़ाई करते हुए, उनकी मम्मी जिससे आप लड़ाई की वो पूछा कि आपके दोस्त का नाम मान लीजिए बिट्टू है, कि बिट्टू इसने मेरे बेटे को मारा है या कुछ, जो भी लड़ाई हुई इस लड़ाई की है, तो वो बोल देगा हाँ लड़ाई की है। तो ये आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है, आपके दोस्त है लेकिन आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है। इसलिए ऐसा यहाँ भी कहा गया कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो यहाँ जो बाकी सभी चीज़ है कि जल की कमी होती है वहाँ जल पहुँचाती है, बाढ़ पर काबू पाती है, विद्युत पैदा करती है, लेकिन ये नहीं बता, ये गलत है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती तो है, लेकिन इसके पक्ष में नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कभी आपने दूसरा भी पढ़ा होगा, हमसे भी पढ़ा होगा, तो आप वो सब मतलब ये मत सोचिए कि वो आंसर सही था। मैंने बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो लाया हूँ कि, और इसमें लगभग क्वेश्चन आपका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000, 3,000, तो चौथे परिवार की आय राइट आंसर हो जाएगा 6,000। इसमें देखिए डियर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 4 की जगह मान लीजिए जाए 5 परिवार दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय 10,000, 7,000, 2,000 इस टाइप से दिया जाए, 4,000, तो बताइए 5वें परिवार की आय कितनी होगी? मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये सेम क्वेश्चन दे देगा या फिर इसमें डाटा चेंज करेगा, 5,000 की जगह 2,000 कर सकता है, 4,000 कर सकता है, समथिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,000। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के आधार पर। किस आधार पर? शिक्षा के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को कहलाती है या क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष के अंदर 1,000 बच्चे जो जीवित होते हैं, उनमें से जितने भी बच्चे की डेथ हो जाती है, उसी बच्चों को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, वनोत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। वनों के उत्पाद को संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और सरकारी नियमों को, उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो संगठित क्षेत्र में आते हैं, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वही कार्य आते हैं जो सेवा किसी को देते हैं, चाहे वो फ्री में दे या पैसे लेके दे। तो सेवा के क्षेत्र में यहाँ पे कौन आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी नंबर, नरेश और राकेश। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि नरेश एक शिक्षक है, ये स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करते हैं, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, ये यातायात में
आदमियों को मदद करते हैं, इसलिए सेवा के क्षेत्र में आएंगे। अगला प्रश्न है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार गारंटी देने वाली सरकारी योजना में मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? एक कोई भी आदमी हो, अगर वो मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड हो तो उसे एक वर्ष में 100 दिनों के काम दी जाती है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और मनरेगा की स्थापना 2005 में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। कब की गई थी? तो 2005 में। अगला प्रश्न है, एक खेत लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन या बल्कि परिस्थिति को करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह रखा जाएगा। ठीक है, तो कहा गया भाई करण क्या काम करता है? तो करण जो है, लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, लेकिन उत्पादन में कोई भी वृद्धि या फिर कमी नहीं आई। मान लिया जाए आपके घर में खेती होती है और आपके घर में 10 क्विंटल गेहूं की उपज होती है, ये 2022 के आंकड़े की बात करते हैं, और आप 2020 में अगर खेती किए थे 2020 में, और 2020 में ही आपके घर में 10 क्विंटल ही गेहूं की खेती हो पाती है। ठीक है, और इसमें अगर मजदूर लगाए थे आपने 10 और इसमें 12 मजदूर लगाए और उत्पादन समान होता है, तो इसे कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत लेते हैं हम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, मिस्टर इंडिया का बेरोजगारी है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? जब गणना की जाती है कितना उत्पाद हुआ तो सबसे लास्ट की जाती है। जैसे मान लिया जाए आप गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं जब तक बिस्किट ना बन जाए तब तक उनकी गणना नहीं की जाती है। या फिर लास्ट प्रोडक्ट, आप गेहूं से आटा बना सकते हैं, उसके बाद रोटी बना सकते हैं, तो रोटी यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट हो जाता है। गेहूं से आप आटा बना सकते हैं, आटा से बिस्किट बना सकते हैं, और यहाँ पे बिस्किट लास्ट प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि बिस्किट से आप कुछ नहीं बना सकते हैं। तो बिस्किट यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट हुआ तो इसी की गणना की जाती है। तो क्यों ऐसी गणना की जाती है? तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए लास्ट उत्पाद की ही गणना की जाती है। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए कौन से उत्पाद की गणना की जाती है? तो अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है आपका, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, बिल्कुल सही बात है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक साझेदारी इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी बात सही है। यह अस्थिरता या आपसी फूट को बढ़ाती है, बिल्कुल गलत बात है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, यह भी सही है। तो अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र अस्थिरता को स्थिर में बदलती है और आपसी फूट को मतभेद होने से बचाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का कौन सा एक भाषाई समूह नहीं है? राइट आंसर 32 का हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा? तो बी नंबर, स्पेनिश। निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? स्पेनिश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित कर दिया? जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उसमें किसे राजभाषा घोषित किया गया? इनका सही विकल्प हो जाएगा सिंहली को। सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। और हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका आप आंसर आप कमेंट में सभी स्टूडेंट जरूर देंगे, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? चलिए ये क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1946 में। इसी का आंसर आपको कमेंट में देना था जो कि यहाँ पे भी दिया गया। तो 1946 में श्रीलंका 1946 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता कौन नहीं है? यह यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, विभिन्न स्तरों की सरकार
के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। इनका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अनुसूचित भाषा के रूप में भारत में कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अरबी। अरबी जो भाषा है वह भारत में अनुसूचित रूप से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, नहीं है और है में पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार के लिए राज्य सूची होती है, बिल्कुल सही बात कहा गया है। केंद्र सरकार के लिए संघ सूची होती है, ये भी सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए समवर्ती सूची होती है, ये भी बिल्कुल सही है। स्थानीय सरकार के लिए अवशिष्ट अधिकार नहीं होती है, इसमें आप बोल सकते हैं पंचायती राज आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो विकेंद्रीकरण के कथन में कौन सा सत्य है? इनका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। वास्तविक विकेंद्रीकरण के दिशा में 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित की क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों का लामबंद करता है, बिल्कुल दोनों बात सही है। आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठनिक संरचना हो भी सकती है, नहीं भी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि आंदोलन किसको कहते हैं? तो आंदोलन वही बोलते हैं जिसमें सामाजिक समस्या के समाधान के लिए कोई भी संघर्ष चलाया जाता है, जिसमें संगठन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कम आदमी भी उठे, संगठन ना हो, बिना संगठन के लिए हो जाए, जैसे छात्र आंदोलन हो, बिना संगठन का हो सकता है, किसी पार्टी के द्वारा भी हो सकता है जो संगठन के रूप में। दबाव समूह राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते हैं, यहाँ पे लिखा है लेते हैं, इसलिए गलत आंसर होगा, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, बिल्कुल सही बात है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, बंगाल की राजनीतिक दल, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। और लास्ट है श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, बिल्कुल गलत बात है, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने 40 प्रश्न देखा और 40 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में, थोड़ी बहुत भी बिल्कुल, लेकिन जरूर आया होगा समझ में। डियर स्टूडेंट्स ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपने 40 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 40 क्वेश्चन लेके आया हूँगा। ये हमारा पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर भी जल्दी आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन, जो भी PDF हो, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि आप शेयर और लाइक अगर करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आप हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर उधर से आपका आउटपुट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमें वीडियोज़ बनाने की भी मन नहीं करती है। तो इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। और एक बार फिर से मैं विश्वास के साथ आपको दिलाता हूं कि अगर आप 5 वीडियो, जो आने वाली 4 वीडियो और है, उनको देख लेते हैं तो आपको 30+ कोई भी नहीं रोक सकता है टर्म 1 के एग्जाम के लिए। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।